खुशामदीद दोस्तों। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है जब घर आंगन सुसज्जित हो ऐसे रस्म व रिवाज़ों को निभाने के लिए, जहां भविष्य के द्वार पर आशाओं का प्रकाश झांकता नज़र आ रहा हो। ऐसे ही एक सुंदर दिन पे क्या बात है कि इस शो में आप सबको रश्मि गंगवानी का नमस्कार। आप ज़िंदगी में कई ऐसे मुकाम पे पहुँचे होंगे, कई ऐसे लोगों से मिले होंगे, कई ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, घटनाएं सुनी होंगी कि आपकी ज़ुबान कहे ना कहे आपका दिल ज़रूर कह उठा होगा, क्या बात है। तो चलिए ऐसी ही कुछ कहानियाँ दिल के करीब, दिल को छू लेने वाली, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ नटखट कुछ संजीदा बातें लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं वैंकूवर के महालक्ष्मी मंदिर में, जो केवल भगवान की पूजा और रीति रिवाजों के लिए ही नहीं, लेकिन वहाँ पे किए गए बच्चों और बूढ़ों के प्रयासों के लिए भी मशहूर है। वैंकूवर की भीड़ भरी सड़कों से थोड़ा सा ही दूर एक शांत सड़क पर है हिंदू धर्म के निशान वाला यह एक घर। पहले पहल इसको देखकर अचंभा होता है कि इन घरों के बीच ये ओम का निशान कैसे, लेकिन ध्यान से देखने पर आभास होता है कि यह एक घर नहीं है, एक मंदिर है, महालक्ष्मी देवी को समर्पित महालक्ष्मी मंदिर। इसकी संस्थापना हुई जनवरी 30, 1990, सो 23 साल हो गए। और इस मंदिर को श्री महालक्ष्मी देवी को डेडिकेट किया हुआ है। और गणेश भगवान की स्थापना हुई है और हनुमान जी की स्थापना हुई है। वैंकूवर के इस इलाके में जहां व्यापार और कारोबार का बोलबाला है, वहां एक धर्म स्थान बनाने का ख्याल कब और कैसे उपजा? हमारे प्रमेय जी जो हैं वो उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है अपने धर्म के बारे में वगैरह। तो यहाँ पे जब हम आए थे तो कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत जगह नहीं थे। तो तब उनके मन में आया कि ऐसे क्यों नहीं स्थापना करें, तो इसलिए ये जगह स्थापना की है उनकी। और उनका तो इष्ट देवता जो महालक्ष्मी देवी है, तो इसके लिए महालक्ष्मी देवी की प्रतिष्ठा हुई। महालक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर को भव्य रूप से बनाया गया है और पूजा पाठ में भाग लेने वाले भी पूरे मन से इसमें शामिल होते हैं। रोज़ाना यानी हमारे यहाँ सोमवार को और शुक्रवार को रेगुलर, सोमवार को शिव जी भगवान के स्तोत्र पढ़ते हैं और आरती होती है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी देवी का सारे स्तोत्र होता है और मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी 7:30 से 9 बजे तक है। और उसके बाद थोड़ा प्रसाद भी बांटा जाता है, भोजन वगैरह। तो उस दिन, उन दोनों दिनों में लोग आते हैं आरती में। बाकी के दिन हम आरती तो ज़रूर रोज़ करते हैं, लेकिन बस कोई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे रोज़ाना में ऐसे ही है। और संडे के दिन तो सवेरे सत्संग होता है। रविवार को होने वाले सत्संग में आने वाले भक्तों के लिए लंगर आदि का भी प्रबंध किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने वालों में केवल भारतीय मूल के लोग ही नहीं होते, बल्कि और भी कई मूल के लोग शरीक होते हैं। और यहाँ केवल हिंदुस्तानी ही नहीं, सारे गोरे भी आते हैं, लंगर में भाग लेते हैं। एवरी संडे काफ़ी लोग आते हैं जी। और हर प्रकार का हमारा हिंदू फेस्टिवल्स यानी पर्वों को हम मनाते हैं यहाँ। नवरात्रि हो 9 दिन, 2 बारी नवरात्रि आते हैं ना, तो चैत्र नवरात्रि और अक्टूबर में जो नवरात्रि आते हैं, तो सारा हम यहाँ मनाते हैं। यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान ही नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा का भी एक केंद्र है। मैं खुद स्वयं क्लास करती हूँ, यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। अपने धर्म के बारे में श्लोक सिखाते हैं, थोड़ी कहानियाँ सुनाते हैं अपने धर्म के बारे में। तो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो आ जाते हैं, तो उनके कारण ही पेरेंट्स भी आ जाते हैं। और बच्चे काफ़ी फिर ऐसा होता है कि अपनों से मिल लेते हैं ना, तो उनको हर संडे आना ज़रूरी है। वो सभी आना ही चाहते हैं, तो उनकी श्रद्धा भी बड़ी है। आप अगर जप में आएंगे तो देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे धोती पहन के कितनी अच्छी तरह से जप में भाग लेते हैं। जो हम क्लास करते हैं वहाँ भजन भी सिखाते हैं। यहाँ और भी वैसे क्लासिकल म्यूज़िक के क्लासेस, डांस क्लासेस वगैरह सब कुछ होते हैं यहाँ। जुलाई के माह में महालक्ष्मी मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम होता है जो कि हनुमान जी की संस्थापना से जुड़ा है।
फिर हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हुई थी जुलाई में, तो हम हर साल 9 दिन यहाँ बड़ा यज्ञ करते हैं, हवन होता है, जप होता है और प्रवचन, फिर परिक्रमा भी लेके जाते हैं हनुमान जी की प्रतिमा को। तो काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्ट से आते हैं। अगर आप आना चाहें तो जुलाई के एंड में है, 27 से शुरू है 4 अगस्त तक, तो काफ़ी रौनक लगी हुई होती है। महालक्ष्मी मंदिर के बारे में अधिक जानकारी आप www.srimahalakshmitemple.ca से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा वैंकूवर के महालक्ष्मी मंदिर का एक नवीनतम रूप। क्या बात है कि इस प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द वापस आते हैं कुछ ही पलों में। Multiculturalism is not a melting pot. Multiculturalism is a tossing salad. वहाँ पे हम सब लोग बराबर हैं, हम सब लोग एक जैसे हैं, हम लोग diversity of thought लाते हैं उसके अंदर, और उससे हमारा जो वो सैलेड है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम में। क्या बात है, हम सब लोग इमिग्रेंट्स हैं, हम लोग भारत से आए हैं, कोई किसी और देश से आए हैं। इन सब देशों से आके एक बारी कनाडा में जब हम लैंड करते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन परेशानियों का सामना करते करते आगे बढ़ जाते हैं और आगे ही चलते चलते ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनके लिए एक उम्मीद और एक हद बन जाती है और बोलते हैं कि इस हद तक मुझे पहुंचना है ताकि लोग कहें क्या बात है। ऐसे ही कुछ लोगों से हम आपकी गुफ्तगू, मुलाकात, रूबरू कराएंगे अपने इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ पर्सनालिटी ऑफ द वीक हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर पराग टंडन, और इनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ तक का सफ़र और इनका यहाँ तक की जर्नी कैसी रही। पराग जी, आप सबसे पहले बताइए, मुझे जानती हूँ कि आपका इंटरेस्ट डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरलिज्म में है और आपने इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो आप हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आप जब यहाँ इस कंट्री में लैंड किए, आपके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस हुए कि आप इस फील्ड में लैंड करे हैं और आज आप लोगों के सामने अपनी एक पर्सनालिटी के फॉर्म में पेश किए जा रहे हैं। थैंक यू रश्मि जी। मैं इस फील्ड में आया हूँ गलती से। मैं आया था कनाडा मार्केटिंग करने और जैसे कि सभी इमिग्रेंट्स के साथ होता है, नौकरी नहीं मिलती है, दुनिया भर की दिक्कतें, परेशानियां होती हैं। मुझे एक नॉन प्रॉफिट में काम मिला डिवर्सिटी का काम करने का, और वहाँ से मेरा रास्ता शुरू हुआ डिवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, इंक्लूजन की तरफ। और वो दिन और आज का दिन, आज मुझे करीब 8 साल हो गए उस ट्रेड में। मैं आज भी नॉन प्रॉफिट के साथ वो काम कर रहा हूँ और साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यही काम करता हूँ। विच इज़ वेरी गुड। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी का क्या है? बिकॉज अगर मैं जानती हूँ, मेरे जैसे कुछ लोग जानते हैं, बट बहुत लोग ये नहीं जानते हैं व्हाट डज़ इंक्लूसिवनेस मीन, और मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, डाइवर्सिटी इन अ कंट्री लाइक कनाडा वो क्या है? सो डिवर्सिटी बाय इट्स वेरी मीनिंग, उसका मतलब है डिफरेंस। सो मेरा जो फोकस रहता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं स्पीचेस देता हूँ या मैं कंसल्टिंग करता हूँ, कि मैं फोकस करूँ इंक्लूजन के ऊपर। मल्टीकल्चरलिज्म इज़ नॉट अ मेल्टिंग पॉट, मल्टीकल्चरलिज्म इज़ अ टॉसिंग सैलेड। वहाँ पे हम सब लोग बराबर हैं, हम सब लोग एक जैसे हैं, हम लोग डिवर्सिटी ऑफ थॉट लाते हैं उसके अंदर, और उससे हमारा जो वो सैलेड है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, और वो इंक्लूजन जो होता है उससे हम डिफ़ाइन करते हैं कनाडा को। तो वो मेरा काम है, वो मैं उसको करता हूँ, और साथ में मैं ये भी बातें करता हूँ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप डिवर्सिटी, इंक्लूजन, मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं तब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स इस वक्त कनाडा में है। बिकॉज यंग जनरेशन का इसमें रोल उतना ही है जितना पहले लोगों ने आके बिजनेस एस्टैब्लिश करा है, लेकिन यंग लोगों ने उसको आगे बढ़ाना है, बढ़ाया है, और आगे उन्हीं को बढ़ाना है, व्हाट वी कॉल फ्यूचर लीडर्स। एंड द सक्सेशन प्लानिंग। एब्सोल्युटली, यू हिट इट ऑन द हेड। सक्सेशन प्लान वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा उस पर फोकस करना है,
क्योंकि हमने जो आज कर दिया वो ठीक है, लेकिन उसको आगे कौन बढ़ाएगा? तो फ्रॉम मिलेनियल्स, बेबी बूमर्स, जेन एक्सर्स, ये सब लोग एक साथ मल्टीकल्चरलिज्म और वर्क प्लेस में इंक्लूडेड हैं। इन सब के साथ कैसे काम करना है, मिल के कैसे रहना है और सक्सेशन प्लान बनाना है, वो सर्वोपरि है। Very good. So I'm sure you've worked with all the different backgrounds of people. और आपके इंडियन बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं, जो टैलेंट लेके आए हैं, उस टैलेंट का इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या यूज़ हो सकता है? What are the kind of people who can be a good fit in this kind of an industry? वो कैसे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड उन्होंने इंजीनियरिंग करी है, साइंस करा है, बीकॉम किया है, वो उनमें से कोई लोग इस एरिया में, इस फील्ड में, इस सेक्टर में आके सक्सेसफुल हो सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कनाडा इतना खूबसूरत देश है कि ये इकलौती जगह है जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरा कनाडा है, कि यहाँ पे आप बीए करके आके डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने सेकंड करियर प्रोग्राम भी शुरू किया है कि अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं मार्केटिंग का इंसान हूँ, मैंने सिर्फ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करी है, लेकिन मुझ पे किसी ने वो भरोसा किया, मुझे वो आशीर्वाद दिया कि जा भाई तू ये कर। और बाकी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जगह पे हैं, 3 महीने 6 महीने का प्रोबेशन होता है, अगर काम नहीं बना आप भी छोड़ सकते हो, हम भी छोड़ सकते हैं। दोनों तरफ। थैंकफुली मेरे लिए वो मेरा पैशन का एरिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने उसमें अच्छा काम किया। इसलिए मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट डू इट फॉर अ जॉब, एक नौकरी मत ढूंढो। अपने अंदर जो करने की ख्वाहिशें हैं, अपने सपनों को संवारने की, संजोने की जो आदत है, उसको पकड़ के रखो, यू विल इवेंचुअली गेट देयर। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके साथ एक और अवार्ड जुड़ा है और बहुत ही सर्वोपरि अवार्ड मानेंगे उसको। यू आर वन ऑफ द 25 top immigrants of the country, so which is a very, very prestigious award. How did you get there and what is the message and how do you feel responsible towards that award today? वो अवार्ड से मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मेरा दिल वाकई में गदगद हो गया था, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ऑब्वियसली मुझे पता था कि मेरा नाम नॉमिनेटेड है, मैंने लोगों से वोट मांगे थे, लेकिन एट द सेम नोट उस चीज़ से मुझे इतनी खुशी मिली और वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि अब उस टॉर्च को आगे बढ़ाते रहना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ जी, ये 35 मिलियन लोगों का देश है, उसमें से मैं 1 of 25, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आगे बढ़ाना अब मेरे लिए ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं आज उनको अभी से सिखा रहा हूँ कि फिलैंथ्रोपी क्या होती है, डोनेशन क्या होती है, चैरिटी क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए नई थी। मैंने यही सब सीख के वॉलंटियर करके सीखा है, लेकिन वो लोग यहाँ की पैदाइश हैं, उनको ये सारी चीज़ें सेकंड नेचर की तरह आनी चाहिए। तो यही मैं प्रोफेशनली भी करता हूँ और पर्सनल लाइफ में भी इन्हीं चीज़ों को और आज की जनरेशन के लिए भी यही मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज की जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सब कुछ उनके फिंगर टिप्स पे है, तो उनको अपने अंदर का उस पैशन को संभाल के रखना है, अपने उस ड्राइव को आगे बढ़ाना है कि हमें कुछ करके दिखाना है। Which is such a good message for the generation of today. Thank you पराग जी। आप जैसे लोगों से ही मिलके लगता है कि क्या बात है। ये थे हमारे साथ मिस्टर पराग टंडन, जिन्होंने कनाडा में अपने लिए एक सर्वोपरि जगह बना ली है by being one of the 25 top immigrants of the nation. चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ ही पलों में। पुख्ता विचारों की सर्जक, नवीन सपनों की करंधार पूनम चंद्रा मनु एक ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ कनाडा में भी अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको पूनम चंद्रा मनु जी से गुफ्तगू कराने। मैंने अपने हिस्से के चांद में से आधा चांद तुझे दे दिया। अब इस आईने का एक टुकड़ा तेरे हाथ में है, एक मेरे हाथ में। कुछ इस तरह रखें अपने अपने हाथों में कि दूर से ही एक दूसरे को पढ़ सकें। ये है पूनम चंद्रा मनु जी, कनाडा में रहने वाली जानी मानी हिंदी शायरा, जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही महारत रखती हैं।
पर इन्होंने शुरुआती दौर में कविता ही लिखी, परंतु पिछले 1 साल में इन्होंने इसे एक नया मोड़ दे दिया है और अपने दिल की भावनाओं को शेरो शायरी के रूप में संजोना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने जब लिखना शुरू किया वो मैंने 12th ग्रेड से शुरू किया था और तब मैं कविताएं लिखती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा किसी भी सब्जेक्ट को ले लिया उसे मैं लिखती थी। और उसके बाद जो शायरी मैंने लिखनी शुरू की है वो 2012 से ही लिखनी शुरू की है। इसे जज्बात नाम मैंने दिया है और इसमें आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं उसके बारे में उनको छूते हुए चलती हूँ मैं, खासकर मोहब्बत को। एक घड़ी है जो बंद है पड़ी है तो उसको मैंने मोहब्बत से जोड़ दिया। ये लिखा है कि मोहब्बत उस पुरानी बंद घड़ी की तरह है जो एक ही वक्त बार बार दिखाती है, वही बीता हुआ वक्त जो कभी बीतता नहीं, वही वक्त बार 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 बार। कहते हैं कविता लिखना एक सूक्ष्म कला है और अधिकतर कवि नरम दिल हुआ करते हैं, लेकिन पूनम मनु जी के बचपन का सपना इससे बिल्कुल उलट था। बचपन में बहुत बेहद शरारती थी मैं और कॉलेज टाइम में मुझे बहुत शौक था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है इंडिया में, तो वहाँ पे मैंने वो ज्वाइन किया था, उसकी कैडेट रही हूँ मैं। तो उसी में मैंने 1992 में 26 जनवरी पे राजपथ पे मार्च भी किया हुआ है। आर्मी के ही जब मैं एसएसबी की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पे ही साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्टोरी राइटिंग लिखवाते हैं, तो वहाँ पर जो मैंने एक लिखी थी जो कहानी लिखी थी वहाँ पे उन्होंने मुझे मार्क्स दिए थे और उस पर लिखा था कि आप में एक राइटर छुपा हुआ है अंदर। मैं आर्मी तो नहीं ज्वाइन कर सकी, फिर आईटी सेक्टर में मैं चली गई थी, तो आईटी में अब मैं भी वेबसाइट डिज़ाइनर भी हूँ, साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हूँ। पहले फौज, फिर आईटी और वेबसाइट, इसी सब ने शायद पूनम जी की किसी तरीके से मदद की कविता के क्षेत्र में भी। फेसबुक पेज मैंने बनाया था जज्बात, फेसबुक पे मेरा अकाउंट है। सोशल मीडिया की आजकल धूम रहती है, तो मैंने उसी पे बनाया और वहीं पे मुझे पब्लिशर्स ने कांटेक्ट किया। फिर मैंने उनको जो अपनी लिखी हुई चीज़ें दिखाई हैं, जज्बात दिखाए हैं, कोट्स दिखाए हैं, तो उनको पसंद आया, तो वहीं से मुझे ये सारा रास्ता मिलता चला गया। मेरी किताब जो पब्लिश हुई है ये नवंबर 3 को पिछले साल 2012 में इंडिया में न्यू दिल्ली में हिंदी भवन में पब्लिश हुई है, जिसमें जाने माने लेखक आए थे, कवि आए थे। पूनम का कहना है कि लिखने का आरंभ मानसिक तौर पर होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी एक पल में लिखना शुरू कर सकता है। मैं मानती हूँ कि आपके पास ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ होता है जो आप वहाँ पर बहुत कुछ छोड़ आए होते हैं, आपका वजूद चल रहा है आगे, लेकिन आप वहीं पे बंधे खड़े हैं। तो जो बंधे वो जो रास्ता, वो जो दूरी है, वो रास्ता है एक जिस पे आप रोज़ चलते हैं बार बार। जब आप चल के आ रहे होते हैं, चल के फिर से वापस जा रहे होते हैं, तो वहीं से जो कुछ उसका अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वही हम लिख रहे होते हैं। तो मैं वही कर रही होती हूँ। ज़िंदगी ने तुम्हारा हाथ नहीं थामा और आगे निकल गई तो क्या, जिस दिन उसे जीने के लिए सांसों की जरूरत होगी वो तुम्हें ढूंढते हुए फिर से लौटेगी। कविता सुनने वालों के लिए ये थी बातचीत पूनम चंद्रा मनु के साथ। अब है समय एक ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। कनाडा की गर्मी यूं आती है और यूं चली जाती है, और इसी गर्मी के मौसम में बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। और अगर आप जानकारी रखते हैं ऐसे कार्यक्रमों की तो हमें संपर्क करें। तब तक लीजिए जानकारी, क्या बात है कि इस स्टूडियो में से ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स की।
आपको क्या बात है का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने सुझाव भेजना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, आप ईमेल भेजें या फ़ोन पे संपर्क करें। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने। ऐसे मंजर आते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, मटक मटक ठुमक ठुमक पग उठाते रहें, कदम बढ़ाते रहें। दुआ करती हूँ आपकी सलामती की, भले यहाँ रहें या वहाँ रहें। सो दोस्तों, अलविदा कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या बात है कि अगली कड़ी में। नमस्कार। Tell them about the new wonder. Come on. मैं हूँ तुम्हारी अजूबा, महबूबा, मैं हूँ तुम्हारी अजूबा, मैं हूँ तुम्हारी अजूबा, ओ महबूबा, मैं हूँ तुम्हारी अजूबा। मुझको पाने की खातिर तरसे जहान रे, पाएगा जो भी मुझको होगा बेमिसाल रे। मुझको पाने की खातिर तरसे जहान रे, पाएगा जो भी मुझको होगा बेमिसाल रे। मेरी अदाएं तौबा पागल बनाए तौबा, सोया बेदर्दी मेरे ओ तुझ पे दिल डूबा। मैं हूँ तुम्हारी अजूबा, महबूबा, मैं हूँ तुम्हारी अजूबा, मैं हूँ तुम्हारी अजूबा, ओ महबूबा, मैं हूँ तुम्हारी अजूबा। The way she grab me when me never think I'll find another love in the world. You are the only one that I've been thinking of. And if them ever miss a strike that line in a thunder, the way she put this on you must one of the seven wonders. Make me wanna fall in love, baby. My baby, my princess, look miraculous in your sundress. Them gal there, no contest. You the hottest, yes, no confess. Richness and sweat, and nobody does it better. No, we are the best, yeah. I'ma take you where you wanna go, like you ain't already know. Baby, don't if you fall, take you to the Taj Mahal. Take us all to the walk out, and you so fresh like the white wall.